हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 13 देखते हैं। चैप्टर 13 है ध्वनि। तो फ्रेंड्स मान लो आपके दरवाजे पर कोई आकर खटखटाता है या आपकी डोरबेल बजाता है, तो आप उसकी आवाज़ को सुनकर आपको पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है, या किसी की पैर की आवाज़ को सुनकर ही आप जान लेते हो कि कोई आपकी ओर आ रहा है। और इसी तरह आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी के आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है ना। तो आँखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके पास में कोई खिलाड़ी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है ना, और एक दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है, ठीक है। और हमें अपने चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान में किस प्रकार पहुँचती हैं, और ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं। और कुछ ध्वनियाँ जो अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं और कुछ ध्वनियाँ मंद होती हैं। तो फ्रेंड्स आज इस चैप्टर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब ध्वनियाँ किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। मतलब मैंने जो ऊपर क्वेश्चन बोले उसी के बारे में हम आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 13.1 है ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स आप किसी ऐसी वस्तु को या फिर आप किसी बजने वाली चीज़ को कभी छू कर देखे हो, तो आपको अनुभव हुआ है कि वो कंपन कर रही है। मतलब उसमें एक मतलब वो कंपन मतलब हिलना है ना, झनझनाना एक तरह से बोल सकते हैं। तो मान लो कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कि आप एक कोई धातु की प्लेट लीजिए, ठीक है, या कोई चाय बनाने की एक केतली ही ले लीजिए और इसे ऐसे जगह पर लटका दीजिए कि ये किसी दीवार को छुए मत, है ना। और इसको किसी छड़ी से मारिए, और जब ये चाय बनाने की केतली है उसको धीरे से अपनी उंगली से छू कर देखिए, तो आपको कंपन का अनुभव होगा, ठीक है। और फिर से आप उस छड़ी से उस केतली को मारते जाइए और तुरंत बाद आप उसको कस कर हाथ से पकड़ लीजिए। तो क्या आप भी वो ध्वनि सुन पाओगे आप? तो फ्रेंड्स अगर उसको आप कस के पकड़ लोगे मारने के बाद, तो वो ध्वनि जो है बंद हो जाएगी, है ना। और अगर उसमें जब तक कंपन होते रहेगी तब तक आपको ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कंपन का अनुभव कर पाओगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक आप रबड़ का एक छल्ला ले लीजिए, ओके। एक मान लो एक हेयर बैंड या कुछ रबड़ जो आते हैं उसको ले लीजिए, और 2 पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल को बॉक्स पर रख दीजिए, और रबड़ को उसके दोनों पेंसिल को जो बॉक्स है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए ताकि दोनों पेंसिल उसमें लगे हुए हों। अब जो रबड़ है उसके छल्ले वाले भाग को बीच को खींच कर छोड़ दीजिए, तो आपको कोई ध्वनि सुनाई देगी। तो जो रबड़ का छल्ला है वो भी कंपन करता है ना। अगर आप उसको खींचोगे तो उसमें भी कंपन होगा। तो फ्रेंड्स क्लास 7 की चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि किसी वस्तु को अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं, है ना। याद करिए आप। और जब कस कर तने हुए एक रबड़ के छल्ले को आप प्लग करते हो, खींचते हो, है ना, और बीच से खींच कर छोड़ते हो, तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है, ओके। और जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे कि तबला, वीणा, बांसुरी, जल तरंग, एकतारा, मंजीरा, झांझ, घटम, नूट एक मिट्टी का बर्तन होता है, और करताल, ये सब इनकी ध्वनि हमको कैसे सुनाई देती है? तो कंपन के कारण ही हमें इसकी ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आप एक थाली लीजिए, किसी भी धातु की, स्टील की, प्लास्टिक की नहीं, स्टील की थाली लीजिए या फिर कांसे की थाली हो सके तो उसमें और अच्छे तरह से हमको ये प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी, ठीक है। अब उसमें कुछ पानी डाल दीजिए। अब एक चम्मच से इसके किनारे पर मारिए, तो क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? और थाली पर फिर से मारिए और तब इसे छू कर देखिए। अब थाली कंपित होती हुई दिखेगी आपको।
अब थाली पर फिर से मारिए और जल की सतह को देखिए, जो पानी उसमें भरा हुआ है उसको देखिए, तो आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं। अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इसके मतलब इससे वस्तु के कंपन को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे देते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनके आयाम मतलब एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम इन्हें देख नहीं पाते। ठीक है, फिर भी इन कंपनों का अनुभव तो कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को एक तारा बजाते हुए देखा होगा, जो कि नारियल के खोल से बनाया जाता है ना, तो इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी कंपन होता है, इसीलिए वो जो एक तारा है वो बजता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो एग्जाम्पल बताए, तबला, मंजीरा, झांझ, ये सब देखे होंगे। तो ये वाद्य यंत्र मतलब हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं, और इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है ना। तो क्या आप ऐसे ही और कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में जानते हैं, बता सकते हैं? तो फ्रेंड्स, चलिए आप खुद एक वाद्य यंत्र बनाइए। कैसे, मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप 6 से 8 कटोरे या गिलास ले लीजिए, है ना, और इन्हें मतलब एक सिरे से क्रम रख दीजिए सातों को अपने सामने में। ठीक है, और सातों में क्रमशः जल के बढ़ते हुए स्तर तक भरिए। मतलब एक गिलास में कम, एक गिलास में उससे थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, ऐसे करके पानी भरते जाइए। ठीक है, अब एक लकड़ी ले लीजिए या पेंसिल लेकर वो गिलास है उस पर धीरे से एक के बाद एक मारिए, तो आपको एक बहुत प्यारी सी धुन सुनाई देगी, है ना। और ये क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, यही जल तरंग है। ओके, तो आप भी अपने घर पे जल तरंग बना सकते हो। ओके, कई लोग तो होंगे जिनको म्यूज़िक का शौक़ होगा, तो वो तो ध्वनि से भली भांति परिचित होंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, हम किसी वाद्य यंत्र जैसे कि सितार के तार को कर्षित करते मतलब खींचते हैं, तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में वो पूरे यंत्र के में कंपन होता है ना, और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंग की जो उसके दोनों किनारे पर झिल्ली लगी होती है उस पर आघात करते हैं, तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनते बल्कि पूरे यंत्र की आवाज़ सुनते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, क्या हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का भी कोई भाग कंपित होता है? तो चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 13.2 मनुष्यों या मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। फ्रेंड्स, मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए या भौरे की तरह गुंजन करिए, जैसे भौरे गुनगुनाते हैं ना उस तरह, और अपने हाथ को अपने गले पर रखिए, मतलब कंठ बोलते हैं जिसको, वहाँ पर रखिए, तो आपको कुछ कंपन का अनुभव होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, यही बोला गया है कि मानवों में ध्वनि वाक् यंत्र अथवा कंठ, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, द्वारा उत्पन्न होती है। ये एक डायग्राम बनाई हूँ मैं, तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, मानवों में ध्वनि वाक् यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक ये जो कठोर उभार जैसे आपको महसूस होगा उसको खोजिए। फ्रेंड्स, जब आप खाना निगलते हो तो ये चलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब जब आप खाना खाओगे तो ऐसे लगता है जैसे ये ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो शरीर का यह भाग वाक् यंत्र कहलाता है। ओके, और यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। हम जो श्वास लेते हैं, श्वास नली, मैंने फेफड़ा वाला डायग्राम बताया था, उसमें बताया था इसके बारे में, तो उसके ऊपरी सिरे पर होता है। वाक् यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार, ये जो आप देख रहे हो यही वाक् तंतु है। ओके, ये वाक् तंतु है, यही इस प्रकार ताने होते हैं कि इसके बीच में वायु निकल सके। ये आप देख रहे हो, यही एक झिर्री मतलब बिल्कुल छेद टाइप की होती है, इसी झिर्री से वायु निकलती है। ठीक है, और फ्रेंड्स, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो ये वाक् तंतु जो है वो कंपित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, और वाक् तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। ओके,
तो जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक् ध्वनि से अलग होती है जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वाक् तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। ये इसको मैं आगे डिटेल करूँगी इसका। फ्रेंड्स चलिए एक हम अपने जो वाक् तंतु है उसी तरह का एक यंत्र बनाते हैं। तो हम 2 कागज़ की पट्टी ले लेंगे बराबर आकार की, या आप किसी रबड़ की पट्टी भी ले सकते हो। और अब इसको अपने मतलब दोनों हाथ से एक एक सिरे को पकड़िए, कसकर पकड़कर तानिए और इसके बीच में जो गैप है उसमें फूंकिए। और जब ये जो पट्टी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी और इसके बीच में आप हवा मतलब मुंह से फूंकोगे तो एक ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक कागज़ के टुकड़े में जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से आप मुंह से फूंकोगे और तो जो आवाज़ निकलेगी। तो सेम वही प्रोसेस हमारे वाक् तंतु में भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बचपन में या फिर बच्चे लोग एक कागज़ का मतलब स्कूल में बच्चे काफ़ी शैतानी करते हैं इस तरह से, मस्ती करने के लिए वो कागज़ को ऐसे पकड़ लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से फूंकते हैं जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पुरुषों में वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में ये लगभग 5 mm मतलब उससे छोटी होती है, और बच्चों में वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों में महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियों में भिन्न भिन्न होती। मतलब आप पुरुष की आवाज़ सुनोगे तो वो मोटे आवाज़, उनका मोटा आवाज़ होता है, महिलाओं की थोड़ी पतली आवाज़ होती है और बच्चों की तो बिल्कुल प्यारी आवाज़ होती है ना। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। 13.3 ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स क्या ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो जब आप कहीं खड़े हो और दूर आपसे कोई व्यक्ति है, आप उसको आवाज़ लगाते हो तो वो आवाज़ को कैसे सुन पाता है, मतलब उस तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? तो चलिए इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फ्रेंड्स आप एक सेल फ़ोन लीजिए और उसको गिलास पे रख दीजिए। ठीक है, और देखिए कि गिलास सूखा हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें सेल फ़ोन रख दिए तो अपने किसी फ्रेंड से बोलिए कि आपके नंबर पे फ़ोन करे और दूसरे फ़ोन से फ़ोन करेगा वो, और उसकी घंटी जब बजेगी तो उसको आप ध्यान से सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने मतलब हाथों से सटा कर पकड़िए और अपने मुंह को हाथ के बीच में खाली जगह पर सटा कर रखिए। मतलब आपको उस गिलास को अपने मुंह के पास लेकर जाना है। ठीक है, और उसके अंदर उसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसको अपने मुंह से खींचिए। ठीक है, और अब आपके फ्रेंड को बोलिए कि वो फिर से आपके मोबाइल पर मतलब फ़ोन करे और तब आप घंटी की आवाज़ सुनिए। तो गिलास में वायु बाहर खींचने पर घंटी की आवाज़ धीमी हो जाती है, जबकि और गिलास को अपने मुंह से हटाइए और फिर ध्वनि मतलब मुंह से हटाओगे तो उसके अंदर वायु फिर से प्रवेश कर जाएगी और ध्वनि क्या होगी, प्रबल होगी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्या ये संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने से घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? तो फ्रेंड्स वास्तव में यदि आप गिलास से सारी वायु बाहर निकाल पाते हो, मतलब मुंह से खींच लेते हो, तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाएगी। इसका कारण ये है कि ध्वनि को संचरण के लिए मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। ओके, जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। निर्वात के बारे में आप जानते हो, तो ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या निर्वात में तो संचरण ध्वनि का नहीं होता, तो क्या ध्वनि द्रव में संचरित होती है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ध्वनि किसी माध्यम जैसे गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है, यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो हमने निर्वात के बारे में तो एग्जाम्पल से जान लिया। चलिए अब ठोस, द्रव और गैस में देखते हैं। तो पहले द्रव में देखेंगे। फ्रेंड्स आप एक बाथ टब लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और एक हाथ में एक छोटी सी घंटी लीजिए और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए, मतलब पानी के अंदर
जो जल भरा हुआ है उसमें आप घंटी को बजाने की कोशिश कीजिए। और पानी के सतह से माने पानी की सतह पर अपने कान को रख कर उस ध्वनि को सुनने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या आप घंटी की आवाज़ को सुन पाते हो? तो इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है। बिल्कुल आप घंटी की आवाज़ को पानी में सुन पाओगे, ठीक है। तो अब जो व्हेल है या डॉल्फिन है, जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो अपने संदेशों का इसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, ओके। तो चलिए, हमने द्रव में जान लिया। अब देखते हैं कि ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, एक धातु की 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए और अपने किसी मित्र को कहिए कि स्केल के दूसरे सिरे को खरोचे या खटखटाने के लिए कहिए उसको, ठीक है। तो क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हो? तो और अपने आसपास खड़े हुए जो मित्र हैं उनसे भी पूछिए कि वो क्या ध्वनि सुन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सिरे से ध्वनि को सुनोगे तो बिल्कुल आपको ध्वनि जो है सुनाई देगी। तो इससे पता चलता है कि ध्वनि जो है ठोस में भी गमन कर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी कुछ लोग जो रेल के पटरी के किनारे रहते हैं, जो बच्चे या उसके आसपास के गांव में रहते हैं, तो जब ट्रेन आती है, मतलब वो कुछ दूरी पर होती है, लेकिन अगर आप पटरी पर कान लगाकर सुनोगे तो आपको ट्रेन की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। ऐसा करिएगा मत, बहुत ख़तरनाक होता है हो सकता है आपके लिए, इसलिए। पर ऐसा अगर करें तो हमको ट्रेन जो है अपने पास आती हुई सुनाई देगी, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ये मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल के लिए बता रही थी, आपकी जानकारी के लिए। बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा और ना ही ऐसी ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो स्केल है उसमें से ध्वनि जो है वो चल सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या ध्वनि किसी ठोस में और संचरण कर सकती है? इसके लिए एक और प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जब छोटे थे तो आपने कभी गिलास से या जो कागज़ के कप होते हैं उनमें रस्सी बांधकर अपने खिलौना टेलीफोन बनाए हैं? तो अगर हम खिलौना टेलीफोन बनाएं और एक सिरे से अपने कान में लगाएं और दूसरे सिरे को अपने फ्रेंड को बोलें कि आप दूर जाके बोलो, तो फ्रेंड्स उसमें भी हमको जो है आवाज़ जो है, ध्वनि जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो है डोरियों में भी गमन कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं और यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित भी हो सकती हैं। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? तो चलिए आगे देखते हैं। 13.4, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। हाँ, हमको पता है कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, पर किस तरह से, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मानव कर्ण का चित्र है, ठीक है। तो हमारे कान की आकृति कैसी होती है? तो फ्रेंड्स, कान के बाहरी भाग की आकृति कीप या फनल बोलते हैं जिसको, उस जैसी होती है ना। छूकर देखिए आप, फनल की तरह है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है। ये देख रहे हो, ये फनल जैसी संरचना है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो इस नली से गुजरती है, ठीक है। और जिसके एक सिरे पर क्या लगा होता है? एक पतली झिल्ली लगी होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो कि दृढ़ता से तनी हुई होती है। इसे ही कर्णपटा या ईयर ड्रम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे क्या बोलते हैं? कर्णपटा या ईयर ड्रम, ठीक है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है ये जानने के लिए कि कर्णपटा क्या करता है। और चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए एक टीन के डब्बे से एक कर्णपटा बनाते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, आप एक प्लास्टिक या टीन के डब्बा ले लीजिए, उसके दोनों सिरे को काट दीजिए, ठीक है। और डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के या गुब्बारे को
रबड़ के जो गुब्बारे होते हैं उसको तान दीजिए और इस रबड़ के छल्ले से अच्छे से कस दीजिए। ठीक है। अब तने हुए रबड़ के ऊपर सूखे अन्य थर्माकोल या सरसों के दाने रखिए। ठीक है। तो अब आप जो उसका वो जो टीन के डब्बा है या फिर जो प्लास्टिक का डब्बा है उसके दूसरे सिरे पर ज़ोर से बोलिए या फिर ज़ोर से आवाज़ करिए या चिल्लाइए। तो आप देखोगे कि जो आपने उसके ऊपर दाने रखे हुए हैं, मान लो आपने सरसों के दाने रखे हैं या अन्य के कोई भी दाने रखे हुए हैं, तो देखोगे कि वो जो दाने हैं वो उछलने लगते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कर्णपटा जो है ये कर्णपटा ये भी एक तने हुए रबड़ की शीट के समान होता है। ठीक है। और ध्वनि के कंपन कर्णपटा को कंपित करते हैं। कर्णपटा कंपनों को इनर ईयर तक भेजता है। ये जो वन मिनट, तो ये जो आप अंदर की संरचना देख रहे हो यही आंतरिक कर्ण या अंतःकर्ण कहलाता है, जिसको इनर ईयर बोलते हैं। ठीक है। तो वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। यहाँ से फिर नर्व्स निकले होते हैं जिसके द्वारा जो ध्वनि है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है। तो ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण मतलब इनर ईयर तक भेज देते हैं। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, हमको कभी अपने कानों में कोई नुकीली चीज़ या कोई तीखी या मतलब कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे कर्णपटह होते हैं, है ना, ईयर ड्रम होते हैं, उसको क्षति पहुंच सकती है, जिससे कि सुनने की शक्ति कम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 13.5 है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किसी वस्तु को बार बार इधर से उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था। तो दोलन गति और इसके आवर्तकाल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत है Hz। ठीक है फ्रेंड्स, हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, आप बता सकते हो? तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप उसके मतलब उसकी ध्वनि से पहचान सकते हो कि वो कौन सी चीज़ की ध्वनि है, कौन सी वस्तु की ध्वनि है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए ये आवश्यक है कि ध्वनियाँ जो है अलग अलग प्रकार की हो, है ना, कि घंटी की ध्वनि अलग, किसी के चलने के पैरों की आवाज़ की ध्वनि अलग, आपको मम्मी बुला रही है उसकी ध्वनि अलग, पापा बुला रहे हैं उसकी ध्वनि अलग, है ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं, मतलब अलग बनाते हैं एक दूसरे से? तो फ्रेंड्स, आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। ओके, आयाम और आवृत्ति। तो क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों और आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। प्रबलता तथा तारत्व। तो चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक धातु का गिलास लीजिए और एक मतलब चाय का चम्मच लीजिए और धातु को धीरे धीरे गिलास के किनारे से टकराइए, चम्मच को धीरे धीरे से गिलास पर टकराइए और जो उत्पन्न ध्वनि है उसको सुनिए। अब गिलास पर जोर से आघात कीजिए और फिर से ध्वनि को सुनिए। तो क्या आप गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? मतलब हम जोर से मारते हैं तो जोर की ध्वनि निकलती है और धीरे से मारते हैं तो धीरे कम आवाज़ निकलती है। तो अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। मतलब आपको एक थर्माकोल का गेंद लटकाना है और गिलास को उससे जैसे हमने चम्मच से ठोका तो उसी जो थर्माकोल की गेंद है उससे आप टकराने की कोशिश कीजिए। देखिए कि गेंद कितनी दूर तक विस्थापित होती है और गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ओके, तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। ओके, और जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। ठीक है फ्रेंड्स,
ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। मतलब मैंने आयाम के बारे में लास्ट चैप्टर में बताया था आपको, आप याद करिए, ठीक है। तो मतलब उसके आयाम पर निर्भर करेगी ध्वनि की जो प्रबलता है वो। तो जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा, मतलब जैसे हमने चम्मच से गिलास को जोर से मारा, मतलब उसका आयाम अधिक था, तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, मतलब उसके जोर की ध्वनि निकली। और जब हम जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। जब हमने चम्मच से गिलास पर धीरे से मारा तो धीमी गति उत्पन्न हुई, ठीक है। और कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। तो चलिए इसको भी समझते हैं हम। अब गिलास को पहले धीमे और बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों के आयामों की तुलना कीजिए, किस स्थिति में आयाम अधिक है। फ्रेंड्स, आप जब थर्माकोल के बॉल से उसमें कंपन कराने की कोशिश किए तब कोई ध्वनि निकलती है कि नहीं, और जब आप चम्मच से मारे तब ध्वनि निकलती कि नहीं। तो इसको हम आगे और समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। मैंने क्या बताया? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए यदि हम आयाम को दुगना कर दें तो प्रबलता क्या है, 4 गुने में बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम आयाम को दुगना कर दें तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। मतलब हम आयाम को जितना बढ़ाते हैं तो प्रबलता उससे 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। आप सभी डेसिबल के बारे में जानते हो, डेसिबल क्या है। तो प्रबलता की माप किससे की जाती है, मात्रक क्या है प्रबलता का, तो डेसिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नीचे देखते हैं कुछ मतलब प्रबलता को बोध कराने वाली कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं। जैसे कि श्वास, हम जब श्वास लेते हैं तो उसकी प्रबलता कितनी होती है, 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट मतलब धीरे धीरे बोलते हैं तो 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत 7 डेसिबल। व्यस्त यातायात 70 डेसिबल। औसत फैक्ट्री मतलब किसी फैक्ट्री में जो शोर होता है, मतलब आवाज़ आती है, वो 80 डेसिबल, ठीक है फ्रेंड्स। और 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रबल शोर कहलाती है, मतलब और जो कि शरीर के लिए कष्टकारक होती है। मतलब 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को सुनना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमारे कान को क्षति पहुंच सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जबकि किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, और जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। फिर से याद कीजिए, चम्मच से धीरे से मारा तब उसका आयाम, और चम्मच से जब जोर से मारा तब उसका आयाम। तो धीरे से मारने पर ध्वनि प्रबल नहीं थी, और जबकि जोर से मारने पर ध्वनि प्रबल थी, है ना। तो फ्रेंड्स, किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। मान लो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप उसके सामने में बोल रहे हो, तो आप दोनों में ध्वनि के अंतर को आप समझ सकते हो। चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो, फिर भी उनमें कुछ भिन्नताएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। जैसे कि किसी बच्चे की आवाज़ और किसी बड़े की आवाज़। तो फ्रेंड्स, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। आवृत्ति मतलब जैसे ये जो है ये आवृत्ति कहलाती है। ये मतलब मान लो एक लोलक लिए और इसको हम यहाँ पर लाके छोड़ दिए, ठीक है, इस स्थिति पर, तो ये दोलन करेगी इसके बीच। तो ये जितने बार आएगी यही, मतलब यहाँ से आकर फिर यहाँ जाएगी, तो यही आवृत्ति कहलाता है। तो इसको इस तरह से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी होगी। मतलब मान लो कंपन की ध्वनि जो है इस तरह से हमको प्राप्त हो आवृत्ति उसकी, तो हम बोलेंगे कि जो ध्वनि है वो तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। जैसे कि हमको इस तरह से अगर डायग्राम प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं कि इसकी तारत्व जो है कम है, और
आवृत्ति अधिक है तो तारत्व भी, मतलब कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि तारत्व कम है। ओके, जैसे कि आप एक ढोल की आवाज़ सुनिए और एक सीटी की आवाज़ सुनिए, तो किसकी आवृत्ति अधिक होगी? तो सीटी की आवृत्ति अधिक होगी, जबकि ढोल की आवृत्ति क्या है? कम होगी, है ना। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, और दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, जो पक्षी हैं वो भी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। ओके, फिर भी शेर की दहाड़ अधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी बच्चे की आवाज़ सुनते हैं और किसी बड़े की आवाज़ सुनते हैं तो इनमें अंतर पाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है, और सामान्यतः महिलाओं की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा उसकी आवृत्ति अधिक तीखी होती है। ठीक है, इसीलिए जो पुरुष हैं उनकी आवाज़ मोटे होते हैं। चलिए अब देखते हैं 13.6 श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है, तो क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? बोलने में थोड़ा कंपायमान। ओके, तो फ्रेंड्स तथ्य ये है कि जो लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता। ओके, मतलब 20 कंपन प्रति सेकंड से कम की आवृत्ति मानव कान नहीं सुन सकता, मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ हम नहीं सुन सकते। ओके, और ये कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है जिन ध्वनियों की, उसको हम नहीं सुन सकते और इसीलिए इसको अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड मतलब 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को भी नहीं सुना जा सकता। ठीक है, इसको भी मानव कान जो है संसूचित नहीं कर सकता। तो मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास क्या है, मतलब उसका रेंज क्या है? तो लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ओके, मानव श्रव्य परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। 13.7 शोर तथा संगीत। तो फ्रेंड्स, आपने चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनियाँ डेली सुनते ही होंगे, है ना। तो क्या ध्वनि हमेशा अच्छी लगती है या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो कुछ अच्छी नहीं लगती। तो मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में कोई घर बन रहा है या कोई निर्माण कार्य चल रहा है, तो निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं क्या? जैसे कोई टाइल्स काट रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है क्या? तो आपको बस और ट्रक के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं। इस प्रकार की ध्वनियाँ या जो अप्रिय ध्वनि है उन ध्वनियों को शोर कहते हैं। ठीक है, अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। ओके, और मान लो कहीं पर भीड़ भाड़ वाली जगह बाजार है, वहाँ पर जाओगे तो बिल्कुल शोर होता रहता है ना, जो हमको अच्छी नहीं लगती, तो यही कहा गया है। और दूसरी ओर आपको जो वाद्य यंत्र हैं, है ना, उनकी ध्वनियों का आनंद लेते हो तो उनको क्या कहा जाता है? उनको सुस्वर ध्वनि कहा जाता है, जो कानों को सुखद लगती है। मतलब जो हमको अच्छी लगती है जो ध्वनि, जैसे कि हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है ना। सितार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। और बांसुरी तो बहुत प्यारी लगती है ना। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो क्या ये संगीत रहेगा? मतलब
जैसे कि आजकल के रॉक म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक के क्या बोलते हैं ना, तो अगर उसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सुना जाए तो क्या वो संगीत कहलाएगा? नहीं, मुझे तो वो शोर कहलाएगा मेरे लिए। 13.8 शोर प्रदूषण। तो आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जान चुके हो, है ना, पहले ही जानते हो। वायु अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है ना। वायु में अवांछित गैसों और कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। और क्या आप शोर प्रदूषण के कुछ स्रोतों के बारे में बता सकते हो? तो फ्रेंड्स, शोर प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखे का फटना भी शामिल है, मशीनें, लाउड स्पीकर। घर में कौन कौन से स्रोत उत्पन्न करते हैं शोर? तो ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कि मिक्सर वगैरह हैं, कूलर, एसी, तो ये सब क्या करते हैं? तो शोर प्रदूषण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ जंतु जो हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। तो कुत्तों में ये क्षमता होती है, जैसे कि पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं, लेकिन हम जो मानव हैं वो नहीं सुन पाते। ठीक है। और आप सभी तो जानते ही होंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो वो भी एक ध्वनि उपकरण है जो मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। आपको अनेक समस्याओं, जो शरीर की समस्या है उसके निदान के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर अल्ट्रासाउंड जो है वो काम करता है। ठीक है। चलिए अब जानते हैं शोर प्रदूषण की हानियाँ। मैंने बताया वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। तो शोर प्रदूषण की हानियाँ क्या क्या हैं? तो आप जानते हो कि परिवेश में मतलब हमारे चारों ओर अत्यधिक शोर है ना, और इसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे कि अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप, सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ओके। और कभी कभी स्थायी रूप से हम बहरे भी हो सकते हैं। ठीक है। तो शोर प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। तो शोर को नियंत्रित करने के लिए हमें शोर के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो यह कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों या औद्योगिक जो मशीन है, घरेलू उपकरण है, उनमें साइलेंसर लगाने चाहिए। साइलेंसर जानते ही होंगे आप। और जो आवासीय क्षेत्र हैं उनको शोर से दूर कैसे किया जा सकता है? तो शोर उत्पन्न करने वाले जो जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। शोर उत्पन्न करने वाले जो भी उद्योग हैं उनको आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। जैसे स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न, संगीत के जितने भी मतलब स्रोत हैं उनकी ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जैसे कि नीम का पेड़ जो है ध्वनि प्रदूषण को कम करता है ना। इससे ध्वनि जो है वो आवासों तक ना पहुंच पाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो शोर प्रदूषण को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए अपने स्तर पर, और सड़क किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से शोर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ठीक है। आजकल ध्वनि प्रदूषण एक भयंकर समस्या बन चुकी है। ठीक है। इससे बहुत सारी बीमारियां होने लगी हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ध्वनि संचारित हो सकती है ए केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, या ठोस, द्रव या गैसों में, आपको बताना है इसमें से। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है इनमें से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? जैसे कि का मतलब ए है छोटी लड़की की, बी है छोटे लड़के की, सी है पुरुष की, डी है महिला की। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे। अब चलिए एक फैक्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स भारत में हैदराबाद के पास गोलकुंडा नाम का एक किला है ना। यह बहुत से इंजीनियरिंग मतलब अभियांत्रिकी और आर्किटेक्ट के अजूबों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है।
इसमें जल प्रदाय व्यवस्था इसमें से एक अजूबा है, पर सबसे आश्चर्यजनक अजूबा किले के निकास मतलब उसके आउटर साइड पर एक गुंबद है। इस गुंबद के नीचे एक मतलब किसी पॉइंट पर, निश्चित पॉइंट पर हाथ से तालियां उत्पन्न करने पर जो ताली की ध्वनि है वो गुंजित होती है, जिसे लगभग 1 किलोमीटर दूर किले के किसी पॉइंट पर खड़े होकर सुना जा सकता है। और इसकी रचना एक चेतावनी प्रणाली के रूप में की गई थी। यदि कोई सुरक्षाकर्मी किले के बाहर कोई रहस्यमय हलचल देखता है तो गुंबद के अंदर एक निश्चित बिंदु पर तालियां बजाता था, ठीक है, और किले के भीतर की फौज संभावित खतरे से सतर्क हो जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोलकुंडा के किले के बारे में आपने भी सुना होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ओके। और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जिनको NCERT बुक्स अवेलेबल नहीं हैं वो इनसे, ताकि फ़ायदा ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, और आप नोट्स बनाने की कोशिश खुद से करिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।